चैनल पे। तो जैसा कि हमने एक सीरीज शुरू की थी कि हम 10वीं क्लास के इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ाते हुए हमारी ये तीसरी वीडियो है, जिसमें हम आज 10वीं क्लास के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 को कवर करेंगे, जिसका नाम है मुद्रा और साख, यानी मनी और क्रेडिट। इस अध्याय में हम देखेंगे कि एक मुद्रा क्या होती है। मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है। मुद्रा के आधुनिक रूप साख की शर्तें क्या होती हैं। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख क्या होती है, या भारत में ऐसे कौन कौन से स्वरूप हैं जिनके द्वारा हमें ऋण प्राप्त होता है या साख प्राप्त होती है, और निर्धनों के लिए स्वयं सहायता समूह आदि के बारे में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। चलिए आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुद्रा क्या होती है। जनरली देखा जाए तो मुद्रा क्या है, एक विनिमय का साधन है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम किसी से मुद्रा को स्वीकार करते हैं और किसी को मुद्रा के रूप में भुगतान करते हैं। ये एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है, जिसके द्वारा हम अपनी सेवाओं या वस्तुओं को आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। जैसा कि इस अध्याय के शुरुआत में हमें पता चलता है कि क्या है मुद्रा, क्या है, एक विनिमय का माध्यम है। ठीक है, मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम हमारे चारों तरफ देखते हैं कि हमें हर दिन प्रतिदिन क्या है, वस्तुओं का लेन देन करना पड़ता है, जिसके लिए हमें क्या है, उनका जो भी मूल्य है उसको चुकाने के लिए मुद्रा की क्या ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, केवल ऐसा नहीं है कि हम सभी वस्तुओं का क्या है, जो मूल्य है साथ के साथ पेमेंट कर देते हैं। ऐसी कुछ वस्तुएं होती है जिनका मतलब हम मूल्य बाद में भी पे करते हैं। तो इस प्रकार मुद्रा क्या है, लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो तो लेकिन केवल बाद में भी भुगतान करने का क्या है, मुद्रा एक वादा है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसकी पेमेंट करते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि हम केवल मुद्रा के द्वारा ही किसी चीज़ का लेन देन कर सकें? क्या मतलब पहले के टाइम में क्या होता था, जब तक मुद्रा प्रचलन में नहीं थी, उस टाइम भी तो वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता था। उसके लिए क्या होता था कि यदि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ चाहिए तो उसके बदले में वह दूसरी वस्तु या सेवा ले लेता था। ठीक है, जिससे क्या होता था, जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वह उससे आसानी से प्राप्त कर सकता था। ठीक है, इसमें क्या है कि विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से किया जा सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। ठीक है, एक जैसे इसमें उदाहरण है कि एक जूता निर्माता का उदाहरण देखने को मिलता है कि वह बाजार से जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। ठीक है, जूता बनाने वाला पहले तो जूते के बदले में क्या करेगा, मुद्रा प्राप्त करेगा। उसके बाद क्या करेगा, फिर वह उस मुद्रा का इस्तेमाल किस में करेगा, गेहूं खरीदने के लिए करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो यदि किसी के पास जूता बेचे तो उससे डायरेक्ट गेहूं प्राप्त कर ले। ठीक है, यदि ऐसा होगा तो इसके लिए क्या होगा, पहले तो उसे उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसको जूते की ज़रूरत है और जिसके पास गेहूं भी है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, तब जाके उसका विनिमय यानी जो लेन देन है पूरा हो पाएगा। उसे क्या है, उसे गेहूं उगाने वाले किसान की खोज करनी पड़ती है, जो न केवल गेहूं बेचता हो बल्कि उसके साथ उसे जूता खरीदना चाहता हो। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे की चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए सहमति रखते हों। इसे क्या कहते हैं, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहा जाता है। जैसा कि इस पिक्चर के देखने से हमें पता चलता है कि जैसे एक ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति के पास जूते हैं। ठीक है,
इसे और इसे क्या चाहिए, इसे गेहूं खरीदनी है। और इस व्यक्ति के पास क्या है, इस व्यक्ति के पास क्या है, गेहूं है, और इसको क्या चाहिए, जूते चाहिए। तो इस कंडीशन में तो ये क्या कर लेंगे, एक दूसरे के साथ विनिमय कर लेंगे। ठीक है, आपके गेहूं के लिए मैं आपको जूते दूंगा। ठीक है, और ये क्या है कि और ये क्या कहेगा कि मुझे जूते के मतलब गेहूं के बदले में जूते चाहिए। यदि ऐसी चीज़ होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति के पास कोई वस्तु हो, या जो वस्तु हम बेचना चाहते हैं सामने वाले को उस वस्तु की ज़रूरत हो। ऐसे में क्या होता है, बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में फिर क्या आती है, मुद्रा काम में आती है। वस्तु विनिमय में हमारे क्या होती है, अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में, जहाँ पर मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, और मुद्रा एक मध्यवर्ती के रूप में भूमिका अदा करती है। तो और इसके लिए हमें क्या है, आवश्यकताओं की दोहरे सहयोग की को ख़त्म कर देती है। मतलब यदि हमारे पास मुद्रा है तो उस कंडीशन में हमें यह नहीं देखना पड़ता कि सामने वाले को गेहूं चाहिए, जूता चाहिए या कुछ भी चाहिए। हम अपनी वस्तु को बेचकर आराम से मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। और क्या है, जो हमें मुद्रा मिलेगी उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी वस्तु को खरीद सकते हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, जो पहले के टाइम में चलता था वो होता था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कुछ सीमाएं भी थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे पहली तो सीमा क्या थी, इसकी आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो भी अपनी चीज़ को लेना चाहता है या बेचना चाहता है, उसके लिए सामने वाला भी उसकी जो परस्पर आवश्यकताएं हैं उनको फुलफिल करना आना चाहिए। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी, इसमें धन का संचय नहीं हो पाता था। ठीक है, मान लो हमारे यदि इसी एग्जांपल को लेंगे तो मान लो एक व्यक्ति के पास 1000 रुपये की गेहूं है और जूता केवल 500 रुपये का है। तो जो इसके पास एक्स्ट्रा 500 रुपये बच गए तो उसका यह संचय नहीं कर पाता था। उसके बदले में इसको केवल क्या है, गेहूँ ही खरीदनी पड़ती थी। ठीक है, अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय कठिन है। ठीक है, मतलब जिन वस्तुओं का हम विभाजन नहीं कर सकते, ठीक है, उस कंडीशन में क्या है, वस्तुओं का हम विनिमय नहीं कर पाएंगे, उसमें बड़ी कठिनाई आएगी। ठीक है, और इसके साथ ही क्या होता है, सेवाओं का मूल्य निर्धारण एवं विनिमय में भी कठिनाई आती थी। अब किसी की व्यक्ति के पास कोई चीज़ है वो ज़्यादा महंगी है, उसको जो बदले में चाहिए वो सस्ती है। ठीक है, ऐसे में ये नहीं हो सकता कि मतलब इसके बदले में आप ऊपर से मुझे पैसे भी दे दो। तो इससे क्या दिक्कतें आती थी, और यह सभी दिक्कतें किसने की, मुद्रा के आने की वजह से यह सभी दिक्कतें समाप्त हो गई। इसकी मुद्रा के आने से क्या हो गया, हम अपनी वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं, और उस मुद्रा से हमें जो चाहिए उस चीज़ को हम आराम से खरीद सकते हैं। और इन फ्यूचर उससे जो पैसा बचेगा उससे क्या कर सकते हैं, हम धन संचय कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या होता है और वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, जो पहले के टाइम में यूज की जाती थी। आज इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आज के टाइम में क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है मुद्रा के आधुनिक रूप। इसमें क्या है, आज के टाइम में किसी भी वस्तुओं के लेन देन के लिए क्या करते हैं, हम मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रारंभिक काल में क्या हुआ था, प्रारंभिक काल में क्या होता था, वस्तुओं का लेन देन करने के लिए भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। कि मतलब कोई अनाज दे देता था और या कोई अपने पशु होते थे उससे क्या होते थे, वे वस्तु विनिमय कर लेते थे। उसके बाद क्या आया प्रचलन में, उसके बाद सोना, चांदी, तांबे जैसी धातुओं से बने सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। तो इस पिछली सदी तक यानी 19वीं सदी तक इन सभी वस्तु सोने चांदी से बने सिक्कों का क्या होता था, लेन देन होता था। जैसे इस टाइप के ये दिखाए हुए यहाँ पे।
लेकिन यदि करंट सिनेरियो की बात करें तो आज के टाइम में करेंसी है हमारे पास। करेंसी में क्या क्या आता है? करेंसी में कागज़ के नोट आते हैं, सिक्के आते हैं, चेक आते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, मोबाइल एवं नेट बैंकिंग आदि का यूज करते हुए हम अपनी वस्तुओं का लेन देन आराम से कर सकते हैं। आज के टाइम में क्या है कि जो मुद्रा है जिसको हम माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं, ऐसा है भारत में क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक जो केंद्रीय सरकार के लिए काम करता है, वो करेंसी यानी भारतीय सरकार की तरफ से नोट जारी करता है। इसमें क्या होता है, कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है। जो आरबीआई है वो क्या करता है, जो पैसा है हमारा कागजी नोट है उसको क्या करता है, विनिमय के माध्यम के रूप में देने की बात को वैध ठहराता है। भारत में कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर क्या है, रुपयों की अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे किसी वस्तु के बदले में रुपए नहीं चाहिए, उसे रुपया स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आ गई आज के टाइम में मुद्रा। आगे आता है बैंकों में निक्षेप। बैंकों में निक्षेप का क्या है कि यदि किसी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति मुद्रा में विनिमय करता है तो उसके पास क्या होता है कि रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और उसकी ज़रूरत को पूरा करते हुए उसके वेतन में से अतिरिक्त कुछ नगद होता है जो उसके पास बच जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि लोग उस अतिरिक्त नगद या जो उसके पास एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है उसका क्या करते हैं, वे उसको बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर उसमें जमा कर देते हैं। तो बैंक क्या करता है, बैंक उस पर क्या करता है, सूद देता है। सूद मतलब बैंक उस पर ब्याज देता है। इस तरह बैंकों में पैसा जमा करवाया जाता है। और इसको जब लोग उनकी आवश्यकता के अनुसार उसे जब भी धन को की ज़रूरत पड़ती है उसको धन को निकालने की सुविधा उपलब्ध होती है। चूँकि बैंक खाते में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा भी कहते हैं। जो बैंक में आम व्यक्ति के द्वारा यानी ऑर्डिनरी पर्सन के द्वारा जो पैसा जमा करवाया जाता है उसको क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है या मांग जमा कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि मांग की एक अन्य सुविधा क्या है। मांग जमा की जो हम बैंकों के पास जमा कराते हैं उसकी एक अन्य सुविधा है कि यह है हमें अपने नगद की बजाय क्या है, चेक में भुगतान के बारे में भी सुना हुआ। मतलब इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास में बैंक में जमा है उससे हम किसी व्यक्ति को नगद पैसा देने की बजाय चेक काट कर भी हम उसका भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो बैंक में जमा है किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम से किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम की भुगतान की जा सकती है। जैसा कि यह आगे चेक दिखाया हुआ है, ये चेक है, मतलब इस जूता निर्माता ने एक व्यक्ति को पेमेंट की अदायगी करनी है। ये कौन है, प्रेम कुमार। ये प्रेम कुमार पे टू प्रेम कुमार लिखेगा और इस पे जितनी भी अमाउंट भरनी है इसको अमाउंट भर के और ये इस पे अपने साइन कर देगा। और फिर बैंक क्या होता है, बैंक के पास ये राइट चला जाता है कि जिस व्यक्ति को ये चेक इशू किया गया है उसको क्या कर दे, वो अपनी पेमेंट कर दे। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं कि आज के टाइम में मांग के आने की वजह से हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन है काफ़ी सरल हो गया है। और आगे देखते हैं कि बैंक और क्या क्या गतिविधि करता है। सबसे पहले तो देखते हैं हम बैंक का काम क्या होता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, बैंक का काम क्या होता है। ये बीच में हमारे पास क्या है, बैंक है। बैंक की आय बढ़ती है। इसमें क्या होता है, यदि कोई जमा कराने वाले लोग होते हैं और कुछ होते हैं कर्जदार। ठीक है, मतलब किसी के पास एक्स्ट्रा मनी होती है और किसी को लोन चाहिए होता है, ऋण चाहिए होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, जिसके पास एक्सेस मात्रा में मनी है वो बैंक के पास जाता है, उसमें अपना अकाउंट खुलवाने के बाद क्या करता है, वो बैंक में अपनी एक्सेस मनी को जमा कर देता है। ठीक है,
जमा करने के बाद फिर क्या आता है कि जो कर्जदार है यानी जिसको ऋण चाहिए वो क्या करते हैं, बैंक के पास आते हैं और बैंक उनको ऋण दे देता है और इस पर क्या करता है, बैंक ऋण पर ब्याज वसूल करता है और फिर बैंक जो उनसे ऋण आया है उससे कम रिटर्न में क्या करता है, जमा करने वाले को ऋण दे देता है। इसके बाद जो इनके ब्याज का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, बैंक की आय के रूप में बच जाता है। ठीक है, इससे बैंक की आय होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बैंक क्या करता है, हमारी अर्थव्यवस्था में एक विनिमय के माध्यम के रूप में यानी मुद्रा के माध्यम के रूप में एक मीडिएटर के रूप में काम करता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि यदि हम अपने पैसे को बैंक में जमा करवाते हैं, एक्सिस मनी को जमा करवाते हैं तो हमें उसकी जल्दी ही कोई ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपना पैसा वापस निकलवाने के लिए जाते हैं तो एक्सिस मनी बैंक के पास पड़ी रहती है। तो उस कंडीशन में बैंक क्या करता है, 15% जो बैंक के पास टोटल जमा है उसका 15% हिस्सा ही अपने पास रखता है नगद के रूप में। यदि कोई निकलवाने के लिए आए तो उसको क्या कर सकता है, बैंक दे सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो एक्सेस मनी हो जाती है, एक्सेस मनी किसको देता है, फिर बैंक कर्जदार को देता है और उससे जो ऋण पर ब्याज मिलता है, ठीक है, उससे उसी ब्याज से क्या करता है, जो जमा करने वाले को कम पैसे पर कम ब्याज दे देता है। और जो इन दोनों ब्याज का जो डिफरेंस होता है वही क्या होती है, बैंक की इनकम होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साख की दो विभिन्न स्थितियाँ, मतलब जो साख का मतलब होता है क्रेडिट यानी लोन, जो हम बैंक से लोन प्राप्त करते हैं। ठीक है, साख एक ऐसा समझौता होता है जिसके तहत ऋणदाता यानी जिसको ऋण चाहिए उधारकर्ता को धनराशि, वस्तुएं एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है वह भविष्य में उनका भुगतान कर देगा। मतलब कोई ए व्यक्ति है, ठीक है, और ये बी व्यक्ति है। बी व्यक्ति को पैसा चाहिए, ठीक है, मान लो इसको 1000 रुपये चाहिए, यह ए से 1000 रुपये प्राप्त करेगा यानी उधार के रूप में लेगा। तो इसमें क्या है, ये आश्वासन दे देता है कि कुछ टाइम बाद इसके पैसे को ब्याज समेत वापस कर देगा। इसको क्या कहा जाता है, इसको साख कहा जाता है। इसमें दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि ऋण का हमारी लाइफ में यानी जो हम लोन लेते हैं उसके हमारी लाइफ में क्या फ़ायदा है। जैसे एक त्यौहार का मौसम है, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि अब से 2 महीने बाद त्यौहार का मौसम आने वाला है। एक जूता निर्माता है जो सलीम, उसके पास एक बड़े व्यापारी से ऑर्डर आया कि उसे 3000 जोड़ी जूते की मांग की, जिसे उसे 1 महीने में पूरा करना है। लेकिन क्या है, सलीम के पास उन जूतों की सिलाई के लिए, उनको चिपकाने के लिए अतिरिक्त मजदूर की आवश्यकता होगी। ठीक है, उसको कच्चा माल भी क्या अधिक मात्रा में खरीदना पड़ेगा। इसके लिए उसके क्या है, अभी उसके पास पैसा नहीं है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। मतलब उसको ऋण 2 जगह से लेता है। एक तो जहाँ से उसको कच्चा माल चाहिए वह उसको क्या करता है, उधार पे खरीदता है कि 1 महीने बाद जैसा ही उसके मतलब वो ऑर्डर डिलीवर करेगा तो वह क्या करेगा, उसकी पेमेंट कर देगा। और दूसरा है कि जिस व्यक्ति ने ऑर्डर दिया था कि 3000 जूते बनाने का, उस व्यापारी से वह 1000 जूतों का अग्रिम भुगतान नगद कर्ज ले लेता है। ठीक है, तथा महीना खत्म होने से पूर्व वह अपना ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। और महीने के आखिरी में क्या करता है, सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब हो जाता है और उसे अच्छा खासा लाभ पहुंच जाता है। और वह उधार धन जो उसने उधार के रूप में लिया था यानी कच्चा माल खरीदा था उधार के रूप में, उसकी भी पेमेंट कर देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की ज़रूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आता है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या होता है, कार्यशील पूंजी होता है कि जब भी कोई व्यापार होता है, जो उसमें मशीन वगैरह खरीदने के लिए जो पूंजी लगाई जाती है वो तो होती है व्यवसाय की पूंजी।
ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए लगती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी व्यापारी मशीनों को रोज़ रोज़ के लिए खरीदेगा, ठीक है। लेकिन अब उसने एक बार मशीन तो लगा दी, ठीक है, फिर उसके लिए उनको बिजली भी चाहिए, तेल चाहिए, ठीक है, डे टू डे मजदूर चाहिए। इन सभी का जो खर्चा होता है, यानी अपनी एक्टिविटी को रेगुलर सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसको कार्यशील पूंजी कहा जाता है, ठीक है। मतलब एक साल के अंदर अंदर उस व्यवसाय को चलाने के लिए जो रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसको कार्यशील पूंजी कहा जाता है। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक भूमिका अदा करता है। इसमें हमें देखने को क्या मिला कि जो कौन था, सलीम था, सलीम ने ऋण लिया और ऋण लेने से क्या हुआ कि उसकी जो इनकम थी वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गई, ठीक है। इससे क्या होता है, उसके लिए ऋण एक अच्छा साधन साबित होता है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल में हम देखते हैं, ये कोई एक लेडीज है सौपना की समस्या क्या होती है कि यह अपने खेत में मूंगफली का उत्पादन करती है, ठीक है, 3 एकड़ में, और इसको खाद बीज खरीदने के लिए, ठीक है, और अपने जो खेत में है पानी वगैरह के लिए क्या होती है, ऋण की आवश्यकता होती है। तो यह क्या करती है, फसल तैयार होने पर कर्ज अदा कर देगी और यह क्या करती है, साहूकार से ऋण ले लेती है। फसल पर क्या होता है, फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, ठीक है। तो जिससे क्या होती है, सौपना उस अपने ऋण की अदायगी नहीं कर पाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगले साल फिर सौपना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य होती है लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वो अपने कर्ज को दोबारा से चुका पाए, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो पिछला कर्ज और इस साल का कर्ज ऐड होके बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज चुकाने के लिए अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो सौपना ने जो उधार लिया था यानी ऋण लिया था वो उसके लिए एक समस्या खड़ी कर देता है। यदि पहले उदाहरण में हमने देखा कि वह उसके लिए उसकी इनकम भी बढ़ रही थी और साथ के साथ क्या हो रहा था, उसको एक सकारात्मक भूमिका अदा की। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में यदि हम देख पाते हैं तो इसमें क्या होता है कि फसल के न होने की वजह से सौपना जो ऋण के जाल है उसमें डूबती चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पर ऋण है जो एक नकारात्मक भूमिका अदा करता है। इसी तरह हम देखते हैं कि गांव में क्या होता है कि जो मोस्टली किसान होते हैं वो अपनी फसल के लिए क्या करते हैं, ऋण लेते हैं, जिसमें क्या है खाद कीटनाशकों, दवाई, बिजली, पानी, उपकरणों आदि की मरम्मत इत्यादि के खर्चा के लिए उन्हें क्या होता है, ऋण की ज़रूरत होती है। क्योंकि उनकी जो फसल क्या होती है 5 से 6 महीने बाद पककर तैयार होती है, उसके बाद उसको मार्केट में बेचा जाता है जिससे उसके पैसा प्राप्त होता है। तब तक उनकी डे टू डे एक्टिविटी का निर्वहन करने के लिए उन्हें ऋण की आवश्यकता होती है। लेकिन सौपना की तरह ही क्या होता है, बहुत से किसानों की फसल सही से नहीं हो पाती और वो बर्बाद हो जाती है। इस प्रकार वो उस कर्ज की क्या है, अदायगी नहीं कर पाते और उसको कर्ज अदा करने के लिए अपने ज़मीन के कुछ हिस्से को बेचना पड़ता है। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहां पर बाहर निकलना उसके लिए कष्टदायक होता है। यानी वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वह कुछ भी कर ले लेकिन अपने जो कर्ज होता है उसकी पेमेंट नहीं कर पाता है, ठीक है। जिसके लिए उसको अपनी क्या होती है, ज़मीन वगैरह बेचनी पड़ती है। इसे कहते हैं ऋण जाल कहा जाता है, ठीक है। अब आप लोग आराम से बता सकते हैं कि सलीम व सौपना दोनों के लिए ऋण की अलग अलग परिस्थिति कैसे है। एक तरफ जहां सलीम को ऋण लेने से फायदा हुआ, ठीक है, उसका व्यापार भी बढ़ा, लेकिन दूसरी तरफ सौपना क्या है, सौपना को ऋण चुकाने के लिए अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी और वह कर्ज जाल की स्थिति में पड़ गई। मतलब अब देखते हैं कि कर्ज जाल उत्पन्न होने की परिस्थितियाँ क्या क्या हैं। जब कर्जदार अपना पिछला ऋण चुकाने में असमर्थ होता है, जब पिछला ऋण नहीं चुका पाता तो ठीक है उसको और ऋण लेना पड़ता है, ठीक है। पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया ऋण लेना पड़ता है, ठीक है। तो एक तो तरफ पुराना कर्ज नहीं चुका पाता, उसके लिए
उसके अतिरिक्त वह नया कर्ज ले लेता है। उसे ऋण अदायगी के लिए अपनी परिसंपत्ति बेचनी पड़ती है, यानी अपनी ज़मीन जायदाद बेचनी पड़ती है। उसकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? ऋण जंजाल कहा जाता है। फिर आगे है ऋण की शर्तें। ठीक है, जब भी हम ऋण लेते हैं ऐसे तो नहीं कि कोई मुंह उठा के चला जाएगा कि मुझे पैसे चाहिए और कोई भी पैसे दे देगा। ठीक है, ऋण को लेने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। ऋण की शर्तें में आगे हम देखते हैं कि ऋण क्या होते हैं। ऋण का समझौते में एक निश्चित ब्याज की दर होती है। ठीक है, जिसे साहूकार या जो भी बैंक है मूल रकम के साथ अदा लेने या मतलब उससे लेने का वापस लेने का मांग रहा है, वापस लेने के लिए वापस लेता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार यानी गिरवी रखने के लिए भी मांग करता है कि बाई चांस कल को वह कोई पेमेंट ना दे पाए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब ऋणदाता के ने उस ऋण लेने वाले ने जो अपनी संपत्ति गिरवी रखी थी उसको बदले में क्या कर सकता है, वह उसको बेचकर अपने ऋण को चुकता कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, मोस्टली भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंक में पूंजी आदि को हम इस प्रकार कर्जदार के पास अपनी गिरवी संपत्ति के रूप में रख सकते हैं। ये ऋण के लिए क्या थी, विभिन्न शर्तें थी। आगे आता है जैसा कि इसमें दिखाया गया, ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ठीक है, और जो ऋण की व्यवस्था है वो अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग डिपेंड करती है कि कोई बैंक से कर्ज लेता है या कोई साहूकार से लेता है। ठीक है, इस प्रकार अलग अलग स्थिति में अलग अलग ब्याज दर या अलग अलग उनकी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। आगे हम देखते हैं कि भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख, भारत में जो ऋण है वह कैसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि इस चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि क्या होता है, जो भी लोग हैं ऋण लेते समय क्या करते हैं कि 1% जमींदार से लेते हैं, 5% अन्य औपचारिक स्रोत से लेते हैं, सहकारी समितियों से 25% लेते हैं, व्यावसायिक बैंक से 25% लेते हैं, साहूकार से 33% लेते हैं और अन्य औपचारिक स्रोत से 2% और रिश्तेदारों से 8% के रूप में क्या करते हैं, लोन लिया जाता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की मांग फसल उत्पादन के लिए होती है। ठीक है, जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत आदि पर काफ़ी खर्चा होता है। और एक गांव में विभिन्न श्रेणियों में मतलब जो उनको ऋण देने वाले होते हैं, यह मुख्य रूप से हम इनको क्या है 2 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होती है औपचारिक, एक होती है अनौपचारिक। औपचारिक शाख और अनौपचारिक शाख गया है कि विभिन्न प्रकार के ऋणों को 2 वर्गों में बांटा गया है, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। पहले वर्ग में क्या आता है, बैंक, सहकारी समितियां के लिए करा जाते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में क्या आता है, साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार इत्यादि जो मतलब लीगल नहीं है उनसे यदि हम ऋण लेते हैं तो उसको क्या किस में शामिल किया जाता है, अनौपचारिक ऋण में शामिल किया जाता है। फिर आगे देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है या नहीं। आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यापारियों, ठीक है, को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसान, छोटे उद्योग, ठीक है, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। ठीक है, ताकि वह भी यह जानकारी और समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वह कितना और किन को ऋण दे रहे हैं, उनकी ब्याज दरें क्या हैं। लेकिन यदि हम अनौपचारिक क्षेत्र की बात करें तो उनके ऊपर नज़र रखने वाला कोई नहीं होता है, इस प्रकार की कोई संस्था नहीं होती है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि
जो अनौपचारिक ऋणदाताओं औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र हैं जो ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उन पर जो ऋण होता है उसकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं है कि उसने कितने % पर ऋण दिया या कितने पर वो क्या वस्तु गिरवी रखी है। इस प्रकार उनको देखरेख करने के लिए कोई नहीं होता और उनके सामने समस्या हो जाती है ऋण लेने वाले के सामने कि उसको अधिक पर ब्याज देना पड़ता है। और आगे आता है जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें रहने वालों को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में औपचारिक ऋण लेने की कोशिश करनी चाहिए ताकि क्या है उनको कम मात्रा में ब्याज देना पड़े और उनकी आय का भी सोर्स हो सके। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी और यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सकें और अपनी जो इनकम से संबंधी यानी मुद्रा से संबंधी आवश्यकताएं हैं ये उनको फुलफिल कर सकें। ठीक है, अब आगे आता है निर्धनों के लिए स्वयं सहायता समूह, यानी इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। जैसा कि आप अपने आस पड़ोस में देखते होंगे कि जो सरकार ने योजना चला रखी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वह अपना छोटे छोटे उद्योग या छोटे छोटे कामकाज करके क्या कर सकें, अपनी इनकम में सुधार कर सकें। इसके लिए सरकार क्या करती है कि गांव में लोगों के या कुछ महिलाओं का एक ग्रुप बनाकर उसको लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, इस प्रकार इनका एक ग्रुप होता है जिसको लोन प्रोवाइड करती है और इसमें क्या होता है, गारंटी की ज़रूरत नहीं होती। ये सभी महिलाएं या स्वयं सहायता समूह क्या करते हैं, आपस में मिलकर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, जिससे क्या होता है कि इनसे प्रोडक्शन होने की वजह से इनसे इनकम होती है और उसको मंथली रूप में ये या टाइमली जो भी टाइम डिसाइड किया जाता है उसमें अपनी ब्याज दरों को चुकता करके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह आमतौर पर एक ऐसे लोगों का समूह होता है जो समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले होते हैं, मतलब एक जगह के होते हैं और वे एकत्रित होकर अपनी अक्षमता के अनुसार नियमित रूप से पैसे बचाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, 10-15 पड़ोसी मिलकर क्या करते हैं, किसी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए लोन लेते हैं और अपने छोटे कद से अपने छोटे व्यवसाय से क्या करते हैं, अपनी इन वस्तुओं को बेचकर इनकम प्राप्त करते हैं। उससे क्या करते हैं, धीरे धीरे करके वे अपने जो कर्ज को है उसको दूर कर पाते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें 10-15 पड़ोसी सदस्य होते हैं और प्रति व्यक्ति 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक आता है और ये अपने आराम से इसको पूरा कर सकते हैं। फिर गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है कि मतलब ऐसा क्या सोचा सरकार ने कि गरीबों के लिए ऐसा करना चाहिए, गरीबों को संगठित रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करना। इससे क्या होता है कि उनमें आपसी मेल जोल या भाईचारा बढ़ता है कि वो आपस में आकर क्या करते हैं, किसी काम को करने के लिए एग्री होते हैं। सब रोजगार के लिए प्रेरित है, उससे उनके लोन मिलने से क्या होता है कि उनके पास पैसा आता है। पैसा आने से क्या होता है कि वो कुछ अपने रोजगार करने के लिए प्रेरित होते हैं। कर्जदारों के ऋण या ऋण जाल से बचना, शोषण से बचना, यानी यदि उनको रोजगार मिलेगा तो उनके जीवन स्तर में क्या आएगा, सुधार होगा। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा लोगों को ऋण जाल से बचाने के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। जैसे कि इसमें क्या है, ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है तो
लोग अपने लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। ठीक है, कौन है ये? ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं और तथा 2006 में शांति के लिए इसे नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम छोटे से छोटे तबके को कम ऋण या कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया करा देंगे तो वो लाखों लोग छोटी छोटी एक्टिविटी करेंगे, जिससे क्या होगा, फाइनली देश का विकास होगा और देश में एक चमत्कार होगा, जिससे देश आगे जाकर अच्छे से विकसित होगा। सारांश के रूप में हम पढ़ते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या क्या देखा कि मुद्रा के आधुनिक रूप देखा कि हम उसको कैसे यूज करते हैं, और फिर हमने देखा कि बैंकों में हम अपने धन को जमा करा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या करते हैं, कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। इस प्रकार एक सकारात्मक पहलू या परिस्थिति उत्पन्न होती है जिससे किसी देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, कर्जदार की स्थिति, यदि हम अनौपचारिक स्थिति से ऋण लेगा कोई कर्जदार तो इसकी स्थिति बदतर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाताओं को ऋण की शर्तों में बहुत फर्क होता है, हम उसको कम करना चाहिए। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम हो सके। साथ ही बैंकों और सरकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ाना चाहिए। दोनों कदम देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, इस प्रकार इस अध्याय में हमने मुद्रा के बारे में समझा कि मुद्रा की क्या ज़रूरतें हैं, मुद्रा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बैंकों का हमारी अर्थव्यवस्था में ये क्या पहलू है। ठीक है, मतलब क्या रोल अदा करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ऋण क्या होता है, साख क्या होता है, साख में कौन सी शर्तों की ज़रूरत है। उसके बाद भारत में साख के स्रोत देखे, औपचारिक और अनौपचारिक है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि सरकार ने एक मुहिम चलाई है सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह, जिसके द्वारा गरीब से गरीब व्यक्ति भी ऋण के द्वारा अपनी स्थिति को बेहतर बना सकता है। ठीक है, इस प्रकार इसी के साथ यह हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। और इसी के साथ क्या करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।